डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण। पाठ 3, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल वो होता है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। यानी कि ये जो प्लेटें हैं बहुत ही धीमी गति से घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये घूमती किस कारण है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो पिघल जाता है और जिसके कारण गति होती है और ये घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। वृत्तीय मीन्स गोल। और जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। अब ये जो प्लेट की गति होती है, इसके कारण ही पृथ्वी की जो ऊपरी धरातल है, सतह है, उसमें परिवर्तन होते हैं। और पृथ्वी की इस गति को उन बलों के आधार पर भी बांटा जाता है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं या एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं यानी कि धरातल पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित यानी कि बाहर का बल भी कहते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। चित्र 3.1 में अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जैसे तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब यहाँ 3.1 चित्र देखेंगे आप। पृथ्वी की गतियाँ दिखा रखी हैं। पहले अंतर्जनित बल है, इसके कारण जो है कि अंतर्जनित बल जो अंदर से बल लगता है, इसका आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल होता है। इसके कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होते हैं और भूस्खलन होता है और पर्वत निर्माण बल कार्य। बहिर्जनित बल जो होता है, जो बाहर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं, इसमें अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। अपर्दन आपको पता है कि किसी भी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना या टूट कर जाना, उसे अपर्दन कहते हैं। पहले आपने पिछले अध्याय में पढ़ रखे हैं। ऐसे ही नदी या बहता जल हो गया, पवन हो गए और समुद्रों में तरंगे उत्पन्न हो जाना या हिमनद का होना, ये पृथ्वी के बहिर्जनित बल के कारण होते हैं। ज्वालामुखी भूपरिपट्टी पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, यानी कि भूपरिपट्टी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर एक ऐसा छिद्र हो जाता है। अचानक जो पृथ्वी के नीचे गर्म लावा है वो अचानक से ऊपर निकल कर आते हैं और वो ज्वालामुखी का रूप होते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह में कंपन उत्पन्न होता है। जब स्थलमंडलीय प्लेटों में गति उत्पन्न होती है तो पृथ्वी की सतह में जो है वो कंपन उत्पन्न होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं कि जैसे अचानक हमारी पृथ्वी हिलने लगती है, हमें लगता है कि कोई चीज़ हिल रही है, उस पर हलचल हो रही है पृथ्वी पर, तो वो भूकंप का रूप होता है। और भूपरिपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह उसका उद्गम केंद्र होता है। उद्गम केंद्र मीन्स जहाँ पे ये तरंगे उत्पन्न हुई और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिगम केंद्र कहते हैं। अधिगम केंद्र से कंपन बाहर की और तरंगों के रूप में गमन करती हैं और अधिगम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहाँ पे अधिगम केंद्र होता है वहाँ पे ज़्यादा हानि होती है और अधिगम केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता है धीरे धीरे कम हो जाती है और वहाँ पर हानि के चांसेस जो है वो कम होते हैं। ऐसे आप चित्र एक ज्वालामुखी का बनाएंगे अपनी कॉपी में। जैसे ये ज्वालामुखी आपको दिखा रखा है, ये गैस और आग है, एक क्रेटर है, ये निकास है, ये लावा है, ये परपट्टी है और ये मेंटल है और ये मैग्मा कोस्ट है। ये पृथ्वी की दो परतें हैं। अब उसके बाद है ये भूकंप का। एक भूकंप का आपने अपनी कॉपी में चित्र बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे उद्गम केंद्र नीचे दिखा रखा है जहाँ पे है और ये अधिगम केंद्र जो पृथ्वी की सतह के ऊपर होते हैं और भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आप यहाँ पे इसमें चित्र में देख के समझेंगे। अब भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे और एल तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म
विश्वास से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव तो नहीं है। जब भी भूकंप आता है तो हमेशा अचानक ही आता है, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं ज्ञात होता है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो हम इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं, यानी कि अपनी सावधानी करके हम इससे बच सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, तालाब में मछलियों की उत्तेजना या सांपों का धरातल पर आ जाना। सांप अपनी जो बिल्ले होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं भूकंप के झटके आने से पहले। भूकंप भुज में भूकंप के झटके। भुज में 26 जनवरी 2001 को भुज में गुजरात में के अंदर है ये भुज, उसमें भूकंप के झटके आए थे। रिएक्टर स्केल था 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था और स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। उस समय स्कूलों में इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की भी आशंका है। और साथ में भुज में तबाही हुई थी। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत, ये सब मतलब कि इससे प्रभावित हो। भूकंप प्रभावित क्षेत्र आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी थी और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी कि जब भूकंप आता है तो जन धन दोनों की हानि होती है। अब भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अर्थात उससे कम होती है तो उसका प्रभाव न के बराबर होता है, मतलब कि उसमें बहुत धीमे झटके होते हैं जिसका मुश्किल से ही महसूस हो पाता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5 रिएक्टर स्केल की होती है तो वह वस्तुओं के गिरने और से क्षति हो सकती है। और जिस रिएक्टर भूकंप की तीव्रता 6 या 6 से अधिक या 7 या 7 से अधिक हो जाती है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा नुकसानदेही हो जाता है और इसमें जो है इसकी ज़्यादा जो है हानि होती है। और इसकी जो आगे वीडियो में अगले वीडियो में आगे का भाग करवाऊँगी। धन्यवाद।